चलिए ना जी, अंदर चलिए ना। बहू की बात पर इतना नाराज क्यों हो रहे हो? चलिए ना, आप तो जानते हैं कि बहू मुंह फट है। देखिए जी, अब हमारी उम्र नहीं रही कि छोटी छोटी बातों पर इतना नाराजगी जताएं। चलिए ना, रहना तो हमें बहू बेटे के सहारे पर ही है ना। क्या कहा तुमने शांति कि हमें बहू बेटे के सहारे पर रहना है? नहीं नहीं, तुम बहुत गलत सोचती हो। बहू बेटे हमारे सहारे पर हैं। अरे उन लोगों ने हमारे गांव का इतना बड़ा मकान बिकवाया, उसके बाद शहर में आकर उन्हीं रुपयों से इन लोगों ने अपने लिए मकान खरीदा है, और इसी मकान पे हमारे लिए एक अच्छा सा कमरा नहीं है जहाँ हम शांति से रह सके, जहाँ हम अपनी मर्जी से खा सके, हंस सके, रो सके। एक बात मैं तुम्हें और बता दूं शांति, ये जो घर है ना, यह बहू या बेटे के नाम पर नहीं बल्कि मेरे नाम पर खरीदा गया है। बैंक वालों ने मेरे नाम पर लोन दिया है क्योंकि मेरे पास खेती बाड़ी है। हमारे नकारे बहू बेटे ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है शांति, तुम इस खेल को नहीं समझ रही हो। इन लोगों ने गांव जाकर दिखावा किया, हमारी सेवा का ढोंग किया, सिर्फ इसीलिए ताकि यह लोग अपनी सेवा के बलबूते से हमें बहला सके और हमें हमारा घर बेचने के लिए तैयार कर सके। मैं इन दोनों के चाल को अच्छी तरीके से समझ गया हूँ और तुम्हें भी समझा रहा हूँ। ज्यादा यहाँ नौकर बनने की जरूरत नहीं है, हम इस घर के मालिक हैं। अरे जाने दीजिए ना जी, अब इस उम्र में क्या हम पाई पाई की चीजों का हिसाब करेंगे? वैसे भी मरने के बाद कौन सा यह घर द्वार हम अपने साथ छाती में लाद कर ले जाएंगे? हमारा घर बार सब कुछ तो हमारे बहू बेटे और पोता पोतियों के ही काम आएगा ना। इसीलिए देखिए, ये बेकार की बहसबाजी मत कीजिए। मुझे ना शांति से रहना है और मैं चाहती हूँ आप भी शांति बरतिए। शांति? कैसी शांति? इस घर में हमें सिर्फ नौकरों की दृष्टि से देखा जा रहा है। तुम्हें इस घर की काम वाली बना दी है बहू ने। और मैं बाहर से सब्जी लाने वाला, दूध लाने वाला, गार्डन की सफाई करने वाला। सिर्फ इन लोगों की नजरों में यही सब है हमारी हैसियत। अब तुम ही बताओ, अगर मुझे साधारण खांसी आ रही है तो बहू अपने बाल बच्चों को मुझसे दूर करेगी? मुझे कौन सी गंभीर बीमारी हो गई है? ऐसा करके बहू क्या जताना चाहती है? क्या हम सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं उसके घर में या बीमारी फैला रहे हैं? क्या हमें हमारे पोते पोतियों की चिंता नहीं है? अरे पिताजी, आप छोटी छोटी बातों में इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? चलिए अंदर चलिए, ये नाराजगी छोड़िए। हाँ बेटा, तू तो जोरू का गुलाम है। तुझे तो अपनी पत्नी की बात ही सही लगेगी, माता पिता का अपमान तुझे नजर नहीं आता। अंधा हो गया है तू। नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। बिंदु के कहने का मतलब ये नहीं था। वो सर्दी खांसी बच्चों को जल्दी लग जाती है ना, इसीलिए बिंदु ने ऐसा कहा होगा। आप बुरा मत मानिए ना। चलिए ना पिताजी, अंदर चलिए। देखिए अड़ोस पड़ोस के लोग तमाशा देखने आ जाएंगे। हाँ जी, चलिए ना, विवेक ठीक कह रहा है। ठीक है विवेक, लेकिन एक बात याद रखना, तेरा बाप बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन वह अभी भी आत्मसम्मान से जीना जानता है। मैं कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता। मैं पूरे आत्मसम्मान के साथ जीऊंगा। ठीक है पिताजी, चलिए ना। अरे नहीं यार, कहाँ इतना समय मिलता है? एक तो इनके मम्मी पापा भी यहाँ हमारे साथ हमारे मकान में रहने लगे हैं, तो थोड़ी उनकी भी टेंशन रहती है। और मैंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो अब उतना समय ही नहीं बचता। अरे नहीं यार मधु, तू ना अपने घर की पार्टी संडे को ही रखना, क्योंकि सैटरडे को भी ना बहुत बिजी शेड्यूल होता है मेरा। बिंदु बिंदु। अच्छा ठीक है मधु, रखती हूँ मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ क्या हुआ जी? बिंदु, तुम्हें पापा को उल्टा सीधा कुछ कहने की जरूरत क्या थी? तुम जानते हो ना कि पापा थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं। वैसे आपको किसने बता दिया कि मैं आपके पिताजी को उल्टी सीधी बातें बोल रही थी? एक बात बताइए, वह छोटी छोटी बातों में बुरा मानते हैं, तो इसका मतलब मैं अपने बच्चों को बीमार हो जाने दूं? आपको मालूम भी है वो कितना खास रहे थे, और रोहन उनसे जाकर चिपक रहा था। अब आप ही बताइए, ऐसे सियाने बूढ़ों को तो दुनिया भर की बीमारी लगती ही रहती है, और उनकी बीमारी बच्चों को जल्दी फैल जाती है, तो मैं अपने बच्चों को बीमार होने दूं सिर्फ इसीलिए कि आपके पिताजी को बुरा लग जाता है? बिंदु आहिस्ता बोलो, अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। क्या तमाशा होगा? क्या तमाशा होगा? पहले वह मकान मालिक जीने नहीं देता था, अब जब मकान हो गया है तो आपके माता पिता जीने नहीं दे रहे हैं। कुल मिला के मेरी ही जिंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता, हम अपने ही घर में अपनी मर्जी से क्यों नहीं रह सकते? हमारे बच्चे अपनी मर्जी से इस घर में खेल नहीं सकते। मुझे 24 घंटा ऑफिस भी जाती हूँ तो यही डर लगा रहता है कि कहीं पिंकी और रोहन अपने दादा दादी के आसपास तो नहीं है, कहीं उन्हें खांसी वासी तो नहीं आ रही है। न जाने क्या क्या सोचते रहती हूँ मैं। मेरी सहेली मधु का घर देखा है आपने? अरे उनके भी सास ससुर ने वह घर बना कर दिया है उन्हें, लेकिन वह लोग अपने बहू बेटों को, अपने पोते पोतियों को आजादी से जीने दे रहे हैं। और मैं देख रही हूँ आपके पिता तो वैसे ही शुगर बीपी के पेशेंट है, ऊपर से आजकल उन्हें इतनी खांसी आती है। फिर बताइए मैं कैसे इतनी स्वतंत्रता से बच्चों को उनके आसपास रहने दूंगी? बिंदु प्लीज धीरे बोलो। देखो पहले मकान मालिक की चिकचिक थी मैं जानता हूँ, लेकिन अब तो ये हमारा अपना घर है ना। हम यहाँ शांति से भी रह सकते हैं, लेकिन तुम छोटी छोटी बातों में ना बाबूजी को कुछ मत बोला करो। आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को मरने दूं क्यों? अगर आप ऐसा चाहते हैं ना तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं मानूंगी मैं आपकी बात, और मैं अपने बच्चों को बीमार नहीं होने दे सकती। आखिर मैं एक माँ हूँ। जाइए जाकर अपना काम कीजिए। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, वह मेरी फ्रेंड है ना मधु, वह अगले महीने कश्मीर जाने का
प्लान कर रही है, बोल रही थी कि विद फैमिली चलेंगे, तो मैं भी आपसे कह देती हूँ आपको भी ना एक ट्रिप तो करना ही होगा हमारे साथ, क्योंकि वह लोग तो यहाँ वहाँ जाते ही रहते हैं और हम तो कहीं नहीं जा सकते। बस घर से ऑफिस, चूल्हा चौका, बस यही लगा है हमारी जिंदगी में। लेकिन मैंने आपसे बिना पूछे मधु से हाँ कह दिया है। अगले महीने की 9 तारीख को आप कम से कम 7 दिन की छुट्टी ले ही लेना, ठीक है? हे भगवान, ये बिंदु और माता पिता के बीच में तो मैं फंस गया हूँ। इधर आओ तो बिंदु उल्टी सीधी बातें सुनाती है, उधर जाओ तो माता पिता सुनाते हैं। मैं किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं? मेरा भी दिमाग अब खराब होने लगा है। अब यह सब तो आए दिन का होने लगा था। इधर बेचारी शांति जी घर के पूरे काम करती, बच्चों को संभालती और अपने पति के भी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। पूरे टाइम शांति जी को बस यही डर लगा रहता है कि कहीं उनके पति और बहू के बीच में किसी बात को लेकर बहस न हो जाए। वह घर के पूरे काम करने के बाद भी चू नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे अब शांति जी की भी तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि उनकी उम्र भी हो रही थी। चलो, घर के सारे काम तो हो गए, चलकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आजकल घुटनों में भी ना बहुत दर्द होने लगा है मेरे। दादी, दादी। अरे रोहन, पिंकी, क्या हुआ बेटा? दादी, दादी, आपको ना हम एक बहुत अच्छी बात बताने आए हैं। हाँ बेटा, कहो ना। दादी, हम लोग अगले महीने ना कश्मीर घूमने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। दादी, दादी आप भी चलिए ना हमारे साथ, सच में बहुत मजा आएगा। हम सब वहाँ बर्फ में जाकर खूब मस्ती करेंगे। अच्छा, सच में बेटा? वहाँ पर बर्फ होती है? हाँ दादी, बर्फ होती है। आपको इतना भी नहीं पता? हाँ, मैंने फिल्मों में तो देखा है कि कश्मीर में बहुत बर्फ गिरती है, वहाँ लोग बर्फ में जाकर खेलते भी हैं। मुझे भी देखकर ऐसा लगता है कि सच में मैं भी कश्मीर जाऊँ और वहाँ पर वो बर्फ अपने हाथ में उठाकर देखूं कि जो मैं फिल्म में देखती हूँ वह सच है या झूठ है। हाँ हाँ दादी, इसलिए तो बोल रही हूँ, आप और दादाजी भी चलिए हमारे साथ, हम खूब खेलेंगे मिलकर। ठीक है बेटा, मैं पहले तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, उसके बाद तुम्हारे दादाजी से बात करूंगी, फिर हम लोग चलेंगे कश्मीर। रोहन, पिंकी, क्या हुआ मम्मी? तुमसे किसने कहा था यहाँ आकर दादी से ये वाली बात शेयर करने? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि अभी ये बात किसी से शेयर नहीं करना। लेकिन मम्मी, हम चाहते हैं कि हमारे साथ दादा दादी जी भी चले, तो हम दादा दादी के साथ वहाँ खूब मस्ती करेंगे। अभी एक लप्पड़ लगाती हूँ ना तो तेरी सारी मस्ती निकल जाएगी। चुपचाप अपने कमरे में जा, समझा ना? मम्मा, मम्मा, लेकिन दादा दादी जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मम्मा प्लीज दादा दादी को भी ले चलते हैं ना। बहुत बातें करती है तू। अरे बिंदु बेटा, इस तरह बच्चों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा माँ जी, अब आप मुझे सिखाएंगी कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपकी वजह से मुझे अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ रहा है। आपको तो जरा भी शर्म नहीं है, बच्चों के साथ कश्मीर जाने की प्लानिंग करने लगी आप। अरे कम से कम बच्चों को यह भी तो कह सकती हो कि अब तुम्हारी उम्र नहीं रही है कश्मीर जाने की, तुम कश्मीर जाकर बर्फ में खेलना चाहती हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, अपनी उम्र तो देखो। अरे बहू, मुझे लगा कि बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं, इसलिए बस मैं भी बच्चों की तरह खो गई थी उनकी बातों में। वो हम कहीं नहीं जाएंगे बहू, तुम लोग जाओ, बढ़िया घूमो फिरो, माफ करना, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती बस बच्चों की बातों में। हाँ हाँ, अब तो बहाने बताएंगी ही आप। देखा था मैंने कैसे खुशी से उछल रही थी आप और कह रही थी कि आप अपने बेटे से पूछेंगी, उसके बाद अपने पति से पूछेंगी। बहू, जरा तो लिहाज कर लिया करो। क्या ये अपने पति की बात करती हो? वह तुम्हारे ससुर जी हैं, उन्हें आदर से ससुर जी भी तो कह सकती हो, पापा जी कह सकती हो, बाबू जी कह सकती हो, लेकिन ये बात पर क्या तुम्हारा पति कहती हो? अच्छा लगता है क्या ये सब? क्योंकि आप मुझे गुस्सा दिलाती हैं। मैं भी नहीं चाहती ये सारी बातें बोलना, लेकिन ना आपने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली हैं। हर बात में आप और बाबूजी बस अपनी नाक घुसेड़ने लगते हैं। अरे आप लोग हमारे बारे में सोचिए ना, हमारे अभी दिन है जीवन जीने की, यहाँ से वहाँ घूमने की, बच्चों के साथ एंजॉय करने की। आप लोगों की उम्र नहीं है, आप लोगों ने अपनी उम्र में खूब जी लिया, बस अब हमें शांति से जीने दीजिए प्लीज। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, इनसे कोई भी बात पूछने या बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर घर में सुख शांति चाहती है ना तो चुपचाप घर के काम काज कीजिए और यहाँ खुशी से रहिए। मैं आपको यहाँ रहने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप रहिए, लेकिन हमें शांति से जीने दीजिए। कितनी आसानी से कह दिया बहू ने कि हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन इसे क्या पता हम अपने बेटे की कितनी चिंता करते थे। जब भी ये मुझे कहीं बाहर चलने के लिए कहते थे तो मैं कहती थी कि बाहर जाकर रुपए उड़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम ये रुपए बचाएंगे तो हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद के दे सकते हैं। हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे। यही बोल कर मैंने पूरी जिंदगी अपने शौक को मारा और हमेशा इनसे कहते रहती थी कि जब हमारा बेटा रुपए कमाएगा तो हमें वह अपने रुपए से घुमाने फिराने लेकर जाएगा। और यही बोल कर मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल बिता दिए, लेकिन कहीं घूमने फिरने नहीं गई, सिर्फ वही रुपए बचाने के लिए जो रुपए मेरे बच्चे के काम आ सके। लेकिन अब जब बहू बेटे इतना कमा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी की परवाह है, हम लोगों से तो अब उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं ही मूर्ख थी जो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रही और अपनी खुशियों को दबाते रही, अपनी इच्छाओं को मारते रही। क्या हुआ शांति, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, बस सोच रही हूँ
कि कैसे कैसे जिंदगी के इतने साल बीत गए, कुछ मालूम ही नहीं चला कब हमारा विवेक इतना बड़ा हो गया, कब उसके 2 बच्चे हो गए। जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई ऐसा लग रहा है। देखो ना, अब हमें बुढ़ापा भी आ गया, मेरे घुटनों में भी अब कितना दर्द होने लगा है, चलने फिरने में मुझे दिक्कत होने लगी है। सारा दिन तुम घर का काम करती हो शांति, बच्चों के पीछे भागती हो, बच्चों के सारे काम करती हो, घर के सारे काम करती हो, फिर थकान तो तुम्हें होगी ही ना। और वैसे भी अब तुम्हारी इतनी उम्र नहीं रही कि तुम इतना सारा काम करो और फिर भी तंदुरुस्त रहो। तुम्हें कब से समझा रहा हूँ मैं कि तुम विवेक से कहो कि घर में वह कोई काम वाली लगा दे, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र नहीं रही कि तुम इतने सारे काम अकेली करोगी। बहू को तो ऑफिस और पार्टी करने से फुर्सत नहीं है, वह घर के कामकाज में तुम्हारे हाथ भी नहीं बटाती है। मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बोलने के लिए मना करके बैठी हो, इसीलिए मैं किसी से कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन शांति, मैंने सोचा है कि कल मैं विवेक से कहूंगा कि वह घर में एक काम वाली लगवा दे, क्योंकि तुम अकेले अब घर का काम नहीं कर पाओगी। रहने दीजिए जी, बेकार में क्यों कलेश का सोच रहे हो घर में। तुम्हें मालूम है ना कि बहू फिजूल खर्च के लिए कितना चिढ़ती है। अच्छा, फिजूल खर्च के लिए अगर चिढ़ती तो बेकार में हर हफ्ते यहाँ से वहाँ पार्टी ना करते फिरती। और अभी तो मैंने सुना है कि वो लोगों ने कश्मीर जाने का प्लान बनाया है, वह भी 50,000 रुपए में बुक भी कर लिया है उन लोगों ने सब कुछ। अजी कैसी बात करते हैं आप, वह कोई फिजूल खर्च नहीं है। अब उनकी उम्र है ना घूमने फिरने की, बाहर की दुनिया देखने की। अब हमने तो बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन कम से कम बहू बेटे तो देखें। ठीक है, अभी तुम सो जाओ, काफी रात हो गई है। आप भी सो जाइए जी, आपकी भी तो सेहत ठीक नहीं रहती है। विवेक जी, बाबूजी, तेरी माँ के घुटनों में बहुत दर्द होने लगा है बेटा, तू अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर चला जाता। बेचारी घर का सारा काम करती है अकेले, और हो सके तो एक झाड़ू पोछा और बर्तन वाली भी लगा दे तू, क्योंकि अब तेरी माँ से ना घर के कामकाज नहीं होते हैं। ठीक है बाबूजी, मैं सोचता हूँ इस बारे में। क्या कहा आपने? आप सोचते हैं इस बारे में? अरे भूल गई क्या कि ईएमआई पटाना है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, बिजली का बिल पटाना है, राशन, कितने खर्चे हैं हमारे सिर पर, और आप कहते हैं कि घर में काम वाली लगवाने के लिए सोचेंगे आप? साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते? बाबूजी, आप लोगों को तो बैठे बैठे ना बस फिजूल खर्च की आदत सी हो गई है। अरे आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आपके बहू बेटे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पाई रुपए बचा रहे हैं, और आप रुपयों की बर्बादी करने के बारे में सोच रहे हैं। अरे दिन भर माँ जी घर में करती ही क्या है, बस 4 बर्तन साफ कर देती हैं और घर में जरा सा झाड़ू पोछा लगा देती हैं, और खाना कोई चूल्हे में तो नहीं बनाना पड़ता है ना उन्हें। गाँव में तो वह चूल्हे में खाना बनाती थी, गैस में 4 लोगों का खाना बनाने में कौन सा समय लगता है। और आप लोग ना वैसे भी हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, उसके बदले में यह घर के कामकाज कर रहे हैं। बहू, जरा सोच समझ कर बात करो और अपने दायरे में रहकर बात करो, समझी ना? कैसा दायरा बाबूजी, कैसा दायरा? कौन सी गलत बात बोल रही हूँ मैं? जब माँ जी गाँव में थी वहाँ तो तब कोई काम वाली नहीं थी, वह तो घर के सारे काम करती थी, यहाँ तक कपड़े भी हाथ से धोती थी। इस घर में तो वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, और इतना काम करने में भी आप लोगों को रोना आ रहा है। अरे दूसरे दादा दादी को जाकर देखिए, घर के सारे काम करते हैं, अपने पोता पोतियों को संभालते हैं, क्या आप लोगों से इतना भी नहीं बनता? बहू बेटे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यह आपको नहीं दिखता? अरे जाने दो ना बिंदु, क्यों बेकार में दिमाग खराब कर रही हो? क्या जाने दूं मैं? बताइए, पाई रुपए जोड़ रहे हैं हम, बड़ी मुश्किल से घर के खर्चे उठा रहे हैं, घर की ईएमआई पटानी है, कितना कुछ हमारे सिर पर बोझ है। और पापा जी को तो आपके बस ऐसा लगता है कि पैसे झाड़ पर लगते होंगे। जब देखो तब हमें डॉक्टर के पास ले चलो, हमारा ये दुख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, तो कहीं हमारे लिए ये बुला दो, वो बुला दो। बस इन लोगों को तो हरा ही सूझता है, मुफ्त में बैठकर खा रहे हैं और थोड़ा सा काम करने में इन लोगों को रोना आता है। बहू, लगता है तुम भूल गई हो, ये आज जो तुम इस छत के नीचे खड़ी हो ना, यह सिर्फ मेरे और तुम्हारी माँ जी की बदौलत है, नहीं तो वही किराए के मकान में ही रहते अभी तक। अरे मैंने तुम लोगों को यहाँ मकान बनवा कर दिया है, अपनी छत दी है, उसके बाद भी तुम किस तरह से बात करती हो हमसे? ओहो बाबूजी, मुझे तो लगता है कि आपको लग रहा होगा कि आपने हमारे ऊपर एहसान किया है। अरे दुनिया के सारे माता पिता ना अपने बच्चों के लिए करते हैं, आप लोगों ने कुछ नया नहीं किया है और ना ही कुछ अनोखा किया है। आप लोगों ने अपने बेटे, अपने पोता पोतियों के लिए किया है। जाने दीजिए ना जी, जाने दीजिए, क्यों बेकार में बहस कर रहे हैं? जाने दीजिए, घर में सुबह सुबह कलेश अच्छा नहीं लगता। क्या जाने दूं शांति, क्या जाने दूं? तुम अपनी हालत नहीं देख रही हो? अरे इन निर्दयों को तो जरा भी दया नहीं है तुम्हारी हालत पर। लेकिन मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते नहीं देख सकता। यह सब कुछ जो आज झेल रहे हैं ना शांति, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से झेल रहे हैं। अरे ना ही तुम इन एहसान फरामोशों पर दया करती, और ना ही मैं अपना मकान बेचने को तैयार होता। हम लोग बहुत अच्छे से सुखी सुखी गांव में रहते थे और सम्मान की रोटी खाते थे, लेकिन यहाँ तो इनके नौकर बनकर बैठे हैं, उसके बाद भी इनके मुंह में जो आता है वह सुना देते हैं हमें। बस कीजिए ना बाबूजी, आप भी छोटी छोटी बातों का ना तिल का ताड़ कर देते हैं। अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊंगी। विवेक, संभालो तुम अपने बच्चों को। देख लिया बाबूजी, मिल गई आपको तसल्ली। छोटी छोटी बातों में कितना तमाशा करने लगे हैं आप। बिंदु, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, आपको ये चीखना चिल्लाना हल्ला करना अच्छा लगता है। अरे कौन से ऐसे ससुर होंगे जो अपनी बहू के ऊपर इतने गुस्से से भड़क भड़क कर डांटना चिल्लाना करते होंगे? हाँ, तो कौन सी बहू होगी जो अपने सास ससुर से इस लहजे में बात करती होगी? बस बाबूजी बस, आप समझते क्यों नहीं
है बाबूजी, घर में शांति चाहिए मुझे। अरे आप लोगों ने सच में बहुत बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी है मेरे सामने। मैं सुकून से 2 मिनट भी घर में नहीं रह सकता। और वैसे भी बिंदु कुछ गलत नहीं कह रही है। आपने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है बाबूजी। सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं जो आपने भी किया है। देखिए बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे ना सुख शांति से रहने दीजिए। ये घर का जो माहौल रोज रोज खराब हो रहा है ना, वह अच्छा नहीं है। यह भी कैसा घर है जहाँ सुख शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। बेटा तू परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ ना तेरे बाबूजी को। जाकर तू बैठ आराम से। मैं नाश्ता बनाती हूँ और तेरे बाबूजी को भी समझाती हूँ। जा बेटा, तू बेकार में अपना दिमाग गरम मत कर। जब देखो तब घर की शांति भंग करने में ही लगे रहते हैं। आज तो बिंदु ने भी अपनी सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन बेचारी शांति जी किसी भी तरह घर में सिर्फ शांति ही चाहती थी। लेकिन अब देवकी नंदन जी के भी सब्र का बांध टूट चुका था। अब वह अपने बहू बेटे को माफ नहीं करना चाहते थे और उन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे। इधर बिंदु भी अपने सास ससुर को फुटी आंख नहीं भाती थी और वह भी चाहती थी कि बस किसी भी तरीके से अब उसके सास ससुर हमेशा के लिए इस घर से दूर चले जाए और वह आराम से इस घर में अपने पति और बच्चों के साथ रहे। क्या यार बिंदु, यहाँ मैं कश्मीर जाने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ और तू मुंह बनाए बैठी है। क्या प्रॉब्लम है यार तुझे? क्या बताऊँ यार मधु, मैं अपने बूढ़े सास ससुर से ना बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे तो अब घर में भी रहने की इच्छा नहीं होती। पूरे टाइम बस सास ससुर की किचकिच झेलनी पड़ती है। अरे अपने घर में मैं शांति से नहीं रह पा रही हूँ। एक तो मेरे ससुर को ना जाने कौन सी खांसी की बीमारी हो गई है। पूरे टाइम घर में खांसते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी खांसी के चलते मेरे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए। एक मेरी सास है जो पहले बिना ना नकुर करे पूरे घर के काम संभाल लेती थी, लेकिन आजकल वह भी बहुत नौटंकी करने लगी है। घर के काम काज करने में उन्हें रोना आने लगा है। क्या बस इतनी सी बात? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं ना अपने घर में चैन से नहीं रह पा रही हूँ। अरे यार मुझे देख, मैं कितनी फ्रीली रहती हूँ। कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि मेरे सास ससुर कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? क्या गाँव में ही रहते होंगे जैसे पहले मेरे सास ससुर रहते थे? नहीं यार, मैंने अपने सास ससुर को ओल्ड एज होम भिजवा दिया है। वहाँ पर ना बूढ़े लोगों को एक साथ रखा जाता है। हमें बस कुछ रुपए देने होते हैं, उन रुपयों से उनकी देखभाल वही ओल्ड एज होम में होते हैं। क्या सच कह रही है मधु तू? हाँ यार, तभी तो मैं इतना फ्रीली घूम पाती हूँ। जहाँ भी जाते हैं हम पति पत्नी और हमारे बच्चों को हम साथ में ले जाते हैं। हमें ना घर की कोई टेंशन ही नहीं होती है। अरे बूढ़े लोगों की देखभाल तो मुझे पता है कितना इरिटेटिंग होता है। अरे भाई भगवान बचाए बूढ़ों की सेवा से। तू क्या सोच रही है? अरे तू भी अपने सास ससुर को वहीं भिजवा दे और तू भी मेरी तरह आराम से रहे। लेकिन फिर तेरे घर के कामकाज वो कैसे तू मैनेज करती है? क्योंकि तू भी तो ऑफिस जाती है ना। अरे पहले मुझे भी तेरी तरह लगता था कि अगर मेरी सास चली जाएगी तो घर के कामकाज कौन करेगा, बाई को रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन एक दिन जब मैंने इत्मीनान से बैठकर हिसाब किताब लगाया तो सास ससुर के महीने भर की दवाई, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना, उनके खाने पीने और पहनने ओढ़ने के खर्च तो बाई को जो हम रुपए देते हैं ना उससे काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए बाई रखना ही ज्यादा फायदे का सौदा होगा। हाँ यार तू ठीक ही कह रही है। मुझे ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग पहले कश्मीर ट्रिप से आ जाते हैं, उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगी। अरे सोचना क्या, एक बार विवेक के कानों में ये बात तो डाल दे। क्योंकि ना देखो पतियों को मनाने में बहुत समय निकल जाता है। मैंने भी इन्हें बहुत मुश्किल से मनाया है। तू ठीक ही कहती है, मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। मैंने कल विवेक से कहा था कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए, लेकिन वह निकम्मा नकारा औलाद तुम्हें अभी तक डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया है। आप क्यों बेकार में कलेश करते हैं? मैं ठीक हूँ ना जी। अरे कलेश कर रहा हूँ? यहाँ मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ और तुम इसे कलेश का नाम दे रही हो। तुम ही बताओ शांति, ऐसे बहू बेटे के साथ होने का मतलब ही क्या निकलेगा जब हमारे सुख दुख में यह लोग हमारे साथ नहीं होंगे। इन लोगों को अपने मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं है। यह लोग हमारे बारे में सोचते ही नहीं। हमने इन लोगों के लिए अपना मकान बेच दिया, अपना खेती बाड़ी सब गिरवी रख दिया और यह लोग हमारी जरा भी परवाह नहीं करते हैं। माँ जी मैं मार्केट जा रही हूँ, बच्चे आएंगे तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर खिला देना। नहीं बहू, तुम्हारी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वह कुछ नहीं बनाएगी। जो भी बनाना है तुम खुद बना कर जाओ, फिर भले बच्चे आएंगे तो तुम्हारी माँ जी खिला देगी बच्चों को। अब इतनी भी बीमार नहीं दिख रही है बाबूजी माँ जी जो कुछ नहीं बना पाएंगी। किसी के चेहरे पर लिखा होता है क्या बहू कि वह कितना % बीमार है? देखिए बाबूजी, मैं बेकार में बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी बाहर मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है और माँ जी को इतनी भी बीमार नहीं है कि वह कुछ बना नहीं पाएगी। माँ जी सुन लिया ना आपने, कुछ बनाकर खिला देना बच्चों को, मैं 1-2 घंटे में लौट आऊंगी। सुन लिया ना शांति, बहू ने एक बार भी तुमसे तुम्हारी तबीयत नहीं पूछी, बस अपना ऑर्डर दिया और चलती बनी। बताओ क्या ऐसा साथ चाहिए हमें, या यह लोग जब हाथ पर चल रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जब हाथ पर नहीं चलेंगे तो यह लोग क्या हमारी लाठी बनेंगे या फिर हमें 2 ही रोटी बनाकर दे पाएंगे? ठीक है ना जी, बहुत ठीक ही तो कह रही है। मैं कोई इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि बच्चों की पसंद का कुछ बनाकर नहीं खिला सकती। मैं बना लूंगी ना। सारी फसाद की जड़ तो मुझे तुम ही लगती हो शांति। जो खुद अपने बारे में नहीं सोच सकता उसके बारे में दूसरा क्या सोचेगा? तुम खुद नौकर बनना चाहती हो बहू बेटे के।
लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से किसी का नौकर बनते हुए नहीं देख सकता, वह भी ऐसी अवस्था में। अरे हमें आए यहाँ पूरे साल भर होने को आए, साल भर से तुम बहू बेटों की गुलामी कर रही हो। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत खराब रहने लगी है। देखता हूँ रात भर घुटनों के दर्द से हाय हाय करते रहती हो। तुम रात भर चैन से सो तक नहीं पाती। सुबह देखो तो शरीर बुखार से आग की तरह तपा रहता है, और उतने पर भी ये बहू हमारी सुध तक नहीं लेती। ना ही बेटे को हमारे तबीयत से मतलब है। मैं चुप नहीं रहूंगा शांति, चुप नहीं रहूंगा। मैं कुछ तो ऐसा कठोर निर्णय लूंगा जिससे हम पहले की तरह शांति से अपना जीवन बिता सके। ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना अच्छा है। हे भगवान, यह तो दिन पर दिन कितना गुस्सा करने लगे हैं, कितनी नाराजगी जताते हैं, मुझ पर गुस्सा करने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि भले मैं घर के सारे काम कर लूँ, लेकिन घर में सुख शांति रहे। लेकिन यह भी तो गलत नहीं है ना भाई, मेरी ऐसी हालत में भी मैं घर के सारे काम कर रही हूँ तो इन्हें तो तकलीफ होगी ही ना। उधर गांव में कभी मुझे बुखार आ जाए तो यह मुझसे खाना तक नहीं बनवाते थे, खाना भी खुद बना लेते थे, यहाँ तक बर्तन झाड़ू और मेरी कपड़े भी धो देते थे ये। और इन्होंने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है, और आज इस तरह से मैं कामकाज करूंगी वह भी बीमार अवस्था में, तो इन्हें तो गुस्सा आएगा ही। लेकिन मैं बहू को कैसे समझाऊं ये सारी बातें। देखिए, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है और सारा जरूरत का सामान भी खरीद ले आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। विवेक, तू अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है या फिर मैं ही लेकर जाऊँ? अरे कुछ रुपए दे क्यों नहीं देते आप अपने पिताजी को? वही माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर चले जाएंगे। हमें अभी इतना सारा पैकिंग करना है, कितना सारा काम पड़ा हुआ है। बाबूजी, मैंने वो सक्सेना अंकल को बता दिया है, वह माँ का इलाज कर देंगे और जो भी रुपए होंगे वह फोन में मुझे बता देंगे, तो मैं उन्हें फोन पे कर दूंगा। आप माँ को लेकर चले जाइए, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है बेटा, तू कर ले अपनी पैकिंग, तू चला जा घूमने। वैसे भी तेरी माँ की जिम्मेदारी तो मेरी ही है, मैं ही संभालूंगा उसे, आज भी और हमेशा। देखा आपने अपने पिताजी को, एक पैर जमीन पर है, एक पैर गड्ढे पर, फिर भी उनका टसन तो देखो, कितना टसन देते हैं वो। अरे ये सब छोड़ो ना बिंदु, तुम बताओ क्या काम था तुम्हें? यहाँ नहीं, कमरे में चलिए। देखिए जी, आपको भी मालूम है यह बात तो कि आपके माता पिता ने ना हमारा जीना हराम कर दिया है। लेकिन क्या करूं बिंदु, तुम तो जानती हो ना, ये सब मेरी मजबूरी है। अब मेरे माता पिता का कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है और ना ही उनकी कोई दूसरी संतान है। इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी सहेली है ना मधु, उसने अपने सास ससुर को ओल्ड एज होम में डलवा दिया है। क्या मतलब तुम भी यही चाहती हो कि मैं माँ बाबू जी को वृद्धाश्रम में डलवा दूं? तो क्या करे बताए विवेक, अब हम दोनों नौकरी पेशा हैं भाई, हमारे पास इतनी फुर्सत तो नहीं है कि हम उनकी सेवा करते रहे, और अब बच्चों को भी अब इतनी फुर्सत नहीं है, बच्चे भी हमारे छोटे हैं, वह अपनी देखभाल करेंगे, अपने दादा दादी की देखभाल करेंगे। और अभी तो माँ जी और बाबूजी की थोड़े बहुत हाथ पैर चल ही रहे हैं, कल को वह जब अपने हाथ पैर के नहीं रहेंगे तब फिर उनकी सेवा कौन करेगा? और ऊपर से वह लोग सटिया भी रहे हैं, हर बात में बस बखेड़ा करते हैं। और आप अपने पापा का गुस्सा तो देख ही रहे हैं, उनका गुस्सा तो उनके नाक में ही रहता है। इसलिए मेरी बात मानिए, उन्हें ना ओल्ड एज होम में डलवा दीजिए। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। सोचता हूँ? क्या मतलब सोचता हूँ? देखिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सच बता रही हूँ, मैं कश्मीर से आने के बाद अपने हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी और वहीं से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी और वहीं से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवा लूंगी, लेकिन मैं इस तरह के झंझट में नहीं रह सकती। ठीक है, तुम नाराज मत हो बिंदु, और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी उस ओल्ड एज होम के बारे में पता लगाता हूँ जो यहाँ से ज्यादा दूर न हो, तो मैं हर हफ्ते माँ बाबूजी से जाकर ओल्ड एज होम में मिल लूँ। इस तरह बिंदु ने अपने सास ससुर को इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि वह उन्हें ओल्ड एज होम भेज दे। उनके 9 साल का बेटा यह सारी बातें सुन रहा था और यह सब सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया और वह भागते हुए अपनी दादी के कमरे में गया। दादी, दादी, मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। दादी, क्या हुआ बेटा? अपने माता पिता के बारे में ऐसी बात नहीं करते हैं। दादी, दादी, मम्मी और पापा कश्मीर से आने के बाद आपको और दादाजी को वृद्धाश्रम भेज देंगे। दादी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। दादी। क्या तू ये क्या बोल रहा है रोहन? हाँ दादाजी, मैंने मम्मी और पापा से बात करते सुना है। दादाजी, मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। दादाजी, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब ये नालायक हमें घर से निकालने की तैयारी पर लगे हैं, लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूँ ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तू रोना धोना बंद कर और देख, अपनी मम्मी पापा से अभी कोई बात नहीं करेगा तू। और कल जा रहे हो ना तुम लोग घूमने, तुम अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाओ बेटा, और हमारी चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। जी दादाजी। देखा शांति अपने नालायक कपूत को, वह हमें ओल्ड एज होम भेजना चाहता है। देख लिया, सुन लिया जी। अब तो मन इतना उदास हो गया है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने की भी हिम्मत नहीं रही, किसी से शिकायत करने का मन नहीं करता। लेकिन मैं हूँ ना, मैं तो चुप नहीं रहने वाला हूँ। कल इन लोगों को जाने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। इस तरह देवकी नंदन जी गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। दूसरे दिन उधर देवकी नंदन जी के बेटे बहू अपने बच्चों के साथ कश्मीर यात्रा पर निकल गए थे और उधर देवकी नंदन जी भी अपनी तैयारी पर जुट चुके थे। आप चिंता मत कीजिए, बस सर आते ही होंगे, सर आपकी सारी समस्या हल कर देंगे। ठीक है बेटा, बहुत आस लेकर आया हूँ मैं राघा जी के पास। सर, ये अंकल जी बहुत देर से आपको इंतजार कर रहे हैं, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है इन्हें। ठीक है, कहिए अंकल जी, क्या बात करनी थी आपको? जी बेटा, वो डॉक्टर सक्सेना है ना, उन्होंने
आपका पता बताया मुझे, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। कहिए ना अंकल जी। बेटा, हमारे बहू बेटे ने हमारे साथ धोखा किया है। उन लोगों ने हमें खूब बहलाया फुसलाया और वहाँ गांव आकर खूब हमारी सेवा की और हमें इस बात का एहसास जताया कि वह लोग हमेशा हमारी सेवा करेंगे, हमें पूरी जिंदगी वह खुश रखेंगे। और बहला फुसला के उन लोगों ने हमारे गाँव का मकान बिकवा दिया और फिर मेरे नाम से जो खेती बाड़ी है उसे गिरवी रखवा कर बैंक से मेरे नाम से लोन भी लिया और उन सारे रुपयों से मेरे बेटे बहू ने मकान खरीदा यहाँ शहर में। और उसके बाद कुछ महीनों तक उन लोगों ने हमें अच्छे से रखा, लेकिन अब वो हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और अब तो हमें वह वृद्धाश्रम छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। क्या आपके बहू बेटे आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? हाँ बेटा, बहुत आज से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स तो आपके पास है ना, मकान के पेपर भी आपके पास होंगे। नहीं बेटा, मेरे पास कोई और पेपर नहीं, बस बैंक में मेरे हस्ताक्षर लगे थे और जब मकान खरीद रहे थे तो मेरे साइन लगे थे, पर वह सारे पेपर मेरे पास नहीं है। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, बस आपका नाम है ना, आप मेरे साथ आज ही बैंक चलिए। राघव शर्मा जी पेशे से वकील थे और वह बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने देवकी नंदन जी की मदद की और उनकी मदद से वह बैंक जाकर सारी लिखा पढ़ी करवाए। उसके बाद आकर उन्होंने कुछ ऐसे पेपर्स बनवाए जिससे साबित हो सके कि यह मकान देवकी नंदन जी के नाम पर खरीदा गया है। 1 हफ्ते का समय था और इन 1 हफ्तों में राघव ने देवकी नंदन जी की खूब मदद की और 1 हफ्ते के बाद जब बिंदु और विवेक कश्मीर से वापस लौटते हैं तो वो अपने घर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये सब क्या है? कौन है आप लोग और इस तरह से हमारे घर में आकर क्यों बैठे हैं? ये कोई तरीका है जानना पहचान? और आप मेरे मेहमान इस तरह से आकर हमारे घर बैठने का क्या मतलब है? निकलो मेरे घर से। कहां से चले आ जाते हैं ना जाने मुंह उठाकर। सही कहते थे देवकी नंदन जी, उनकी बहू बहुत ही बदतमीज है। वह बदतमीजी दिख भी रही है हमें। अरे बिंदु बेटा, तुम इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। क्या मतलब माँ जी? हाँ माँ, एक तो आप इन अनजान लोगों को घर में बुलाकर बिठा ली हैं और ऊपर से कहती हैं कि हम इनसे इस तरह से बात ना करें। क्योंकि बेटा ये सब लोग यहाँ फोकट में नहीं रह रहे हैं। इनके घर वाले हर महीने 2000 रुपए इनके लिए देते हैं, इसलिए यहाँ रहने को आए हैं। हाँ बेटा, बहुत अच्छे समय में आए हो तुम लोग, लेकिन अभी तो यह 3 ही महिलाएं हैं यहाँ पर, अभी 2 बुजुर्ग और आने वाले हैं। पापा, ये कैसी बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ बेटा, यह सब हमारे ही तरह लाचार लोग हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने जब अपने गांव के इतने बड़े मकान को बेचकर शहर में यह मकान खरीदा है तो क्यों ना ऐसे लोगों को कम रेट में मैं अपने घर रखूं, ताकि यह लोग सुखी सुखी हम लोगों के साथ रहे और हमारा समय भी अच्छा बीते। बाबूजी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? यह लोग मेरे घर में नहीं रह सकते। निकालिए इन्हें, निकलिए, अभी निकलिए आप लोग मेरे घर से। ओ घमंडी लड़की, लगता है तुझे यह बात मालूम नहीं है कि यह घर तेरा नहीं बल्कि तेरे सास ससुर का है। तो इतना उछल क्यों रही है मेढक की तरह? देखिए बाबूजी, मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहता, आप इन लोगों से साफ साफ कह दीजिए कि लोग यहाँ से चले जाएं। बेटा, अगर तुम लोगों को इनसे प्रॉब्लम है ना तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इन लोगों के साथ तो मैंने एग्रीमेंट कर लिया है, यह आने वाले 5 साल तक यहाँ इसी घर में हम लोगों के साथ रहेंगे। अगर तुम्हें नहीं पड़ता तो तुम लोग पहले वाले अपने किराए के घर में जा सकते हो। लगता है आपके बूढ़े माता पिता सतिया गए हैं, लेकिन सुनिए, मैं इस तरह से इन लोगों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं अभी अपना सारा सामान बांध कर अपने मायके जा रही हूँ। हाँ, शौक से जा सकती हो सके तो अपने पति को भी अपने साथ लेकर जाओ, वही मायके में अपने भैया भाभी के साथ अपने पूरे परिवार को रखना। महीने भर में पता चल जाएगा तुम्हें भैया भाभी के साथ रहना क्या होता है। पिताजी, मुझे शांति से बताइए, ये सब क्या है? बेटा, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है ये। तुम दोनों ने हम लोगों को गांव जाकर खूब बहलाया फुसलाया, अपने झांसे में फंसाया, हमसे हमारा मकान बिकवा करके, हमारी जमीन जायदाद गिरवी रख के तुमने शहर में इतना बड़ा मकान खरीदा और उसी मकान के एक कोने में हमारे लिए प्रेम की जगह नहीं है। तुम लोगों के मुंह में प्रेम के 2 शब्द नहीं है। तुम लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब है, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने बुढ़ापे का साथी खुद ही ढूंढ लेते हैं। और यह मकान मेरा है कानूनी तौर पर, इसलिए इस मकान पर मेरा अधिकार है कि मैं यहाँ किसे रख सकता हूँ और किसे नहीं। और मैंने सारे एग्रीमेंट, सारे पेपर, सब कुछ कानूनी तौर पे किया है। अब तुम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम लोग क्या चाहते हो? या हम सबके साथ रहना चाहते हो या फिर कहीं और अपना ठिकाना बसाना चाहते हो? बिंदु, रुको बिंदु, मेरी बात तो सुनो। ये मजा आएगा, यहाँ इतने सारे दादा दादी होंगे, अब तो हमें और मजा आएगा। शांति, मैं गारंटी देता हूँ अब बहू इस घर से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि 5-7 हजार रुपए महीने का किराया देना या फिर अपने भैया भाभी के ताने सुनकर अपने मायके में रहना, यह सब तो बहू नहीं कर सकती। अब उसे इसी घर में रहना होगा, वह भी हमारे हिसाब से। देखिए, हम भी इस घर में हमेशा नहीं रहना चाहते, वह तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, इसीलिए हम 1 महीने के लिए आए हैं। अगर आपके बहू बेटे सीधे हो जाए तो हम खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की। लेकिन देखो बच्चों, यह बात तुम लोग अपने मम्मी पापा से मत कहना कि जो दादी आई हैं वो सिर्फ 1 महीने के लिए आई हैं। हाँ दादाजी, हम नहीं कहेंगे। हाँ दादाजी, मैं भी नहीं कहूँगी। इस तरह देवकी नंदन जी ने वकील की सहायता लेकर बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था और अब विवेक और बिंदु के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। कैसे रहूंगी इन लोगों के साथ में? वह भी इतने सारे बुढ़े लोग रहेंगे इस घर में, उनके साथ कैसे मैनेज करूंगी मैं?
लेकिन बिंदु, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। यह बात भी तो सही है ना कि यह मकान पिताजी के नाम पर है और उन्होंने जरूर वकीली सहायता ले ली होगी, इसीलिए आज वह इतने कानूनी दावपेच की बात कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हम फिर से वही किराए वाले मकान में जा सकते हैं, लेकिन तुम भी जानती हो कि तुम्हारे मायके में तुम्हारे भैया भाभी का व्यवहार कैसे है। तुम मायके में जाकर तो नहीं रह सकती। हाँ जी, सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने सिर्फ माँ बाबूजी की सेवा कर ली होती या उनके साथ अच्छा व्यवहार की होती तो आज हमें यह दिन देखने न पड़ते। अब हम चाहकर भी कहीं नहीं जा सकते। हमें अब इन सब लोगों को झेलना होगा। देखो बिंदु, एक ही रास्ता है। अगर तुम अपना व्यवहार सुधार कर माँ बाबूजी से माफी मांग लो तो शायद माँ बाबूजी का दिल पिघल जाए और वह उन बुजुर्गों को इस घर से जाने के लिए कह दे। हाँ जी, मैं माँ बाबूजी की सेवा करूंगी, अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगूंगी और उनसे विनती करूंगी कि वह बाहर से आए उन लोगों को इस घर से जाने के लिए कह दे। फिर हम सब खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। सारी मेरी ही गलती है, ना ही मैंने माँ बाबूजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया होता और ना ही आज हमें यह दिन देखने होते। तो दोस्तों, देवकीनंदन जी ने काफी हिम्मत दिखाई और उन्होंने पूरी चतुराई के साथ अपने बहू बेटे का सामना किया और अपने बहू बेटे को उनकी गलती का एहसास करवाया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।